रात को सोते हुए एक पैरासाइट शिनिची के नाक के अंदर से उसकी बॉडी में घुसने की कोशिश करता है ताकि वो उसके ब्रेन पर कंट्रोल कर सके, पर शिनिची के चीखने पर वो बाहर निकल जाता है, पर वो किसी तरह शिनिची के एक हाथ को कब्जा करने में सफल हो जाता है। शिनिची इस अजीबोगरीब घटना से बहुत परेशान है। तभी रास्ते में गुजरते हुए वो देखता है कि एक बच्ची कार से टकराने ही वाली है। वो तेजी से उसके सामने आ जाता है। उसका राइट हैंड उस कार को रोक लेता है। वो देखता है कि उसके हाथ में एक आंख निकली हुई है। वो इससे काफी घबरा जाता है और अपने हाथ को छुरे से काटने की कोशिश करता है, लेकिन इसे देखकर पैरासाइट अपने रियल फॉर्म में आ जाता है और अपने हाथों से उस छुरी को तोड़ देता है। उनकी पहली मुलाकात इतनी अच्छी नहीं हुई, लेकिन फिर भी शिनिची इस बात को अपने पेरेंट्स को नहीं बताता और इसे सीक्रेट रखता है। धीरे धीरे उनमें बातचीत शुरू होने लगती है। शिनिची का पैरासाइट उसे पास ही एक और पैरासाइट होने की जानकारी देता है जो कि एक डॉग के शरीर में होता है। उनके बीच लड़ाई शुरू हो जाती है, लेकिन शिनिची का पैरासाइट उस डॉग के हार्ट में एम करके उस पैरासाइट का काम तमाम कर देता है और उसे बताता है कि पैरासाइट को किल करने का बस एक ही तरीका है, उसके होस्ट के हार्ट पर वार करना। शिनिची का पैरासाइट खुद को अपना एक नाम देता है, मिगी। शिनिची स्कूल में अपने क्रश मोरोनो को इम्प्रेस करने के लिए शानदार विनिंग शॉट मारता है, लेकिन काजुकी को उसका मोरोनो पर लाइन मारना पसंद नहीं। वो जलन के मारे शिनिची को बाहर मारने लगता है। शिनिची तो उससे बहुत डरा हुआ है, पर मिगी को ये बर्दाश्त नहीं होता। वो खुद को एक्सपैंड करके काजुकी को एक जोरदार पंच दे मारता है। इससे डरकर काजुकी वहाँ से भाग जाता है। इसके बाद शिनिची की एक दोस्त यूको उसे बताती है कि दुनिया भर में मिस्टरी मर्डर हो रहे हैं, पता नहीं कि आखिर ये क्या चल रहा है। बाद में मिगी शिनिची को बताता है कि पैरासाइट अपने सर्वाइवल के लिए इंसानी शरीर को खाते हैं, जिसका मतलब ये काम पैरासाइट का ही है। तभी मिगी पास ही एक और पैरासाइट को सेंस करता है जिसने कि मिस्टर बी नाम के एक व्यक्ति को अपने वश में कर रखा है। उन दोनों का आमना सामना हो जाता है। मिस्टर बी मिगी को उसके होस्ट की बॉडी में ज्वाइन होने का ऑफर देता है ताकि वो साथ मिलकर और ज्यादा ताकतवर बन सके, लेकिन मिगी इस ऑफर को रिजेक्ट कर देता है और उनमें लड़ाई शुरू हो जाती है। मिगी मिस्टर बी को खत्म करने में सफल हो जाता है। अगले दिन शिनिची मोरोनो के साथ एक रेस्टोरेंट में जाता है। वहाँ से आते हुए फिर देखते हैं कि 3 लड़के एक बिल्ली को जमीन पर गाड़ कर उस पर पत्थर मार रहे होते हैं। शिनिची को ये अच्छा नहीं लगता। वो उस बिल्ली को वहाँ से निकालता है और उन लड़कों को वहाँ से भगा देता है। शिनिची के इस दयालु स्वभाव को देखकर मोरोनो काफी इम्प्रेस हो जाती है। स्कूल में असेंबली के दौरान मिगी से शिनिची को पता चलता है कि उसकी नई मैथ्स टीचर रियाको को एक पैरासाइट है। इसे सुनकर वो काफी घबरा जाता है। क्लास के बाद रियाको शिनिची को काउंसलर ऑफिस में मिलने के लिए बुलाती हैं। वो शिनिची को बताती है कि उसका उससे लड़ने का कोई इरादा नहीं है। वो उसे स्कूल के बाद एक जगह पर मिलने के लिए बुलाती है, जहाँ रियाको अपने साथ एक और पैरासाइट मिस्टर ए को लेकर आती है। रियाको शिनिची को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। वो देखना चाहती है कि क्या पैरासाइट भी इंसान ही बच्चे जन्म दे सकते हैं। वो अपने एक्सपेरिमेंट में शिनिची का साथ मांगती है, पर उसे ये वार्निंग भी देती है कि अगर वो कभी उसके रास्ते में आया तो वो उसके साथ साथ पूरे स्कूल को खत्म कर देगी। पर ऐसा लगता है कि मिस्टर ए को इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। वो अगले दिन स्कूल के कैंपस में घुस जाता है और अपने रास्ते में आए सभी लोगों को दनादन मारने लगता है। इसकी खबर सुनकर स्कूल के सभी स्टूडेंट्स को क्लास से बाहर निकाला जाता है। मिगी शिनिची को सजेस्ट करता है कि स्टूडेंट को ढाल बनाकर हम मिस्टर ए को खत्म कर सकते हैं, पर शिनिची इस पर राजी नहीं होता। अपने क्रश मोरोनो को क्लास से बाहर निकालने के बाद उसका सामना मिस्टर ए से हो जाता है। मिगी शिनिची को बताता है कि इसे हराने के लिए हमें एक साथ मिलकर लड़ना होगा, पर शिनिची काफी डरा हुआ है। मिगी और मिस्टर ए के लड़ने के दौरान शिनिची साहस जुटाकर एक रॉड से मिस्टर ए के चेस्ट पर वार करता है। इससे मिस्टर ए काफी कमजोर पड़ जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वो रियाको के पास जाकर उससे हेल्प लेना चाहता है। रियाको उसके सामने गैस टैंक्स को एक्सप्लोजन में छोड़कर वहाँ से भाग जाती है। वहाँ जोरदार धमाका होता है और मिस्टर ए वही मारा जाता है। रियाको के अनमैरिड प्रेग्नेंट होने की वजह से उसे स्कूल से रिजाइन करने के लिए फोर्स किया जाता है। वो इसके लिए तैयार हो जाती है। जाते हुए वो रास्ते में शिनिची से मिलती है और उसे अपना मकसद बताती है, जो कि है इस दुनिया से पूरी मानवता का खात्मा, और वो शिनिची को भी खत्म करने का सोचती है, पर उसे लगता है कि ये समय सही नहीं है। घर आकर मिगी शिनिची के शरीर से अलग होकर खुद पर ही एक्सपेरिमेंट कर रहा होता है। वो पाता है कि वो बहुत कम समय के लिए ही शिनिची की बॉडी से अलग रह सकता है। उधर शिनिची के पेरेंट्स बीच के लिए एक ट्रिप का प्लान करते हैं, पर शिनिची उनके इस ट्रिप से थोड़ा घबराता है क्योंकि अभी का माहौल घूमने लायक तो बिल्कुल ही नहीं। उसे उनकी सेफ्टी की चिंता होती है, लेकिन आखिरकार वो अपना मन बदल लेता है और उनके प्लान को एग्री कर देता है। उसके इस परिवर्तन से स्वभाव को देखकर कई लोग उस पर कमेंट करते हैं। शिनिची को भी लगता है कि उसमें साइकोलॉजिकल चेंजेस आ रहे हैं। स्कूल जाते हुए शिनिची देखता है कि मित्सुओ का ग्रुप एक लड़के को बड़ी बेरहमी से मार रहा होता है। शिनिची उन्हें ऐसा करने से रोकता है, पर वो लोग उसकी भी बुरी तरह से पिटाई कर देते हैं। उस गैंग के वहाँ से जाने के बाद उस गैंग की
फीमेल मेंबर जिसका नाम कॉनकी है वो शिनीची की आंखों में कुछ अजीब सा देखती है, जिससे वो काफी डर जाती है और वहाँ से चली जाती है। स्कूल के बाद मित्सुओ और उसका ग्रुप मोरोनो और शिनीची को घेर लेते हैं और सुबह की लड़ाई में टांग अड़ाने के लिए मित्सुओ उसे फिर से मारने लगता है और मिगी उसकी हेल्प करना चाहता है, पर शिनीची उसके हेल्प लेने से इनकार कर देता है। उसकी अवस्था काफी खराब हो जाती है, लेकिन तभी स्कूल के सीनियर स्टूडेंट वहाँ आ जाते हैं और शिनीची को मित्सुओ से बचा लेते हैं। बाद में कॉनकी इन सब के लिए वो शिनीची से माफी मांगती है और जब वो शिनीची से हाथ मिलाती है तब भी वो कुछ स्ट्रेंथ महसूस करती है। बाद में मिगी शिनीची को बताता है कि शायद कॉनकी पैरासाइट की वेवलेंथ को सेंस कर सकती है। दूसरी तरफ एक पैरासाइट जो कि फीमेल बॉडी की तलाश में था वो ट्रिप में आए हुए शिनीची की मदर पर हमला करके उसके शरीर पर कब्जा कर लेता है और वो शिनीची के डैड पर भी हमला कर देता है। उसके डैड किसी तरह वहाँ से बच निकलने में सफल होते हैं और शिनीची को कॉल करके उसके माँ के बारे में बताते हैं। शिनीची काफी परेशान हो जाता है, तभी उसकी माँ घर आती है जो कि अब एक पैरासाइट बन चुकी है। वो शिनीची पर हमला कर देती है और अपने हथियार से उसके सीने को आर पार कर देती है। शिनीची अचेत पड़ा हुआ है और मरणावस्था में है। तभी मिगी उसे बचाने के लिए खुद को उसके शरीर में डाल देता है और एक नया हार्ट क्रिएट कर उसके शरीर में डाल देता है। थोड़ी देर बाद शिनीची का हार्ट पंप करने लगता है, पर उसे ठीक होने में काफी समय लगने वाला है। कुछ दिन बाद शिनीची खुद से उठ खड़ा होने में सक्षम हो जाता है। शिनीची को पता चलता है कि उसके फादर हॉस्पिटल में एडमिट है। उसे पिछली बातें याद आने लगती है और वो उस पैरासाइट को किसी भी हालत में मार डालने का निश्चय करता है। अस्पताल जाते हुए उसे एक यंग स्टूडेंट मकी को मिलती है जो कि अस्पताल के करीब ही काम करती है। अस्पताल पहुंचकर शिनीची अपने फादर को उस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है और उसके फादर निराश होते हुए मॉन्स्टर वाली बात को डिनाई कर देते हैं। शिनीची को समझ में नहीं आता कि उसके फादर इस बात को क्यों छुपा रहे हैं। वो काफी गुस्सा होता है और उसके चेस्ट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। शिनीची वही मकीको की इन में रहने लगता है जहाँ वो काम करती है। यहाँ रहकर वो अपने माँ के कातिल को ढूंढकर खत्म करना चाहता है। मिगी शिनीची को बताता है कि उसके हार्ट को रिपेयर करने के दौरान वे दोनों एक दूसरे से काफी जुड़ चुके हैं और वे दोनों एक दूसरे को काफी प्रभावित भी कर रहे हैं। यही कारण है कि अब मिगी को कम से कम 4 घंटे की नींद लेनी पड़ती है और इस समय वो कुछ भी डिटेक्ट नहीं कर पाता। ये स्थिति उनके लिए खतरनाक हो सकती है, इसलिए वो शिनीची को हमेशा सतर्क रहने को कहता है। अगले दिन मिगी को पास ही एक पैरासाइट का आभास होता है। शिनीची फुर्ती दिखाकर उस तरफ जाने लगता है। उसे लगता है कि वो उसके माँ का कातिल पैरासाइट हो सकता है, पर वे पाते हैं कि वो इंसान मामोरू उड़ा है जिसके की गालों में एक पैरासाइट ने घर बना रखा है। उड़ा भी लगभग शिनीची की तरह ही है। उसके बाद फिर दोनों एक दूसरे से अपने पैरासाइट स्टोरी शेयर करने लगे और शिनीची उसे अपनी माँ के बारे में भी बताता है। शिनीची को भी लगता है कि उसके हार्ट पर अटैक होने के बाद वो शारीरिक और मानसिक रूप से काफी बदल चुका है। उड़ा उसे उसके माँ के कातिल को ढूंढने में उसका साथ देने की बात करता है। मिगी शिनीची को बताता है कि उसकी फिजियोलॉजिकल बदलाव के पीछे उन दोनों के सेल्स का मिलना है जो कि हार्ट रिपेयर करने के दौरान जुड़ गए थे। उधर मामूरोको को शिनीची की मदर पैरासाइट नोबुको का पता चल जाता है, जिसे वो शिनीची को बताता है। शिनीची नोबुको की तरफ जाने लगता है, लेकिन उसी वक्त मिगी को नींद आने लगती है, लेकिन वो शिनीची के लिए एक हथियार छोड़ जाता है। उधर नोबुको को मामूरोको बुरी तरह से मार रही होती है, तभी मौके पर शिनीची वहाँ आ जाता है। मिगी के बगैर ही शिनीची नोबुको से लड़ने लगता है, पर नोबुको उस पर काफी भारी पड़ रहा होता है। तभी पीछे से मामूरोको नोबुको पर अटैक कर उसके टुकड़े टुकड़े करके उसे मौत के घाट उतार देता है। अपना लक्ष्य पूरा हो जाने के बाद शिनीची मकीको से विदा लेते हुए अपने घर की तरफ जाने लगता है। इधर प्रेग्नेंट रियोको शिनीची पर नजर रखने के लिए एक स्टूडेंट को पैरासाइट का होस्ट बनाकर उसे ये काम सौंप देती है। उधर मित्सुओ को लगता है कोनाकी शिनीची से प्यार करने लगी है और यह उसे अच्छा नहीं लगता। वो शिनीची को मारने की कोशिश करता है, पर इस बार वो शिनीची का कुछ बिगाड़ नहीं पाता। अपने नए स्ट्रेंथ की वजह से वो मित्सुओ के अटैक को बड़ी आसानी से रोक देता है। मोरोनो ऑब्जर्व करती है कि शिनीची अब पहले जैसा नहीं रहा, वो काफी बदल चुका है, स्पेशली तब जब वो एक मरे हुए पिल्ले की बॉडी को डस्टबिन में डाल देता है। लेकिन बाद में शिनीची खुद उसके इस अमानवीय व्यवहार को रियलाइज करता है और सोचता है कि वो बहुत हद तक मिगी के जैसा बनता जा रहा है। फिर वो उस डेड पप्पी को डस्टबिन से बाहर निकालकर उसे जमीन पर दफना देता है। स्कूल में शिनीची को सिमाडा मिलता है। सिमाडा वही पैरासाइट है जिसे रियाको ने शिनीची पर नजर रखने को कहा था। वो खुद को एक ट्रांसफर स्टूडेंट बताता है। शिनीची और मिगी को ये पता चल जाता है कि वो एक पैरासाइट है, पर उससे उन्हें किसी तरह के खतरे की कोई अनुभूति नहीं होती। कॉनकी के पास एक खास तरह का सेंस है, वो शिनीची के प्रेजेंस को दूर से ही महसूस कर लेती है, या कहें कि किसी पैरासाइट की मौजूदगी को उसे लगता है कि शिनीची उसके पास आ रहा है। पर ये सीमाडा होता है। तभी शिनीची भी वहाँ आ जाता है और सीमाडा को उनके दोस्तों से दूर ही रहने को कहता है। कॉनकी अपनी इस एबिलिटी को शिनीची को बताती है। इस पर शिनीची उसे कहता है कि उसके पास जो एबिलिटी है वो केवल उसी को डिटेक्ट करने में नहीं है, बल्कि अलग तरह के वेवलेंथ वाले लोगों को डिटेक्ट कर सकती है। इधर सिमाडा सोचता है कि शिनीची के पैरासाइट का सिग्नल इतना कम क्यों है। उसे लगता है कि उसके पैरासाइट की जरूर कोई कमजोरी
कमजोरी है। इधर चीफ ऑफ पुलिस टाकी जावा शेनिची के फादर काजुयोकी से पूछताछ कर रहा होता है। वहाँ कई सारे डिटेक्टिव होते हैं जिनमें से एक युगो का भाई हारुयोकी है। वो पैरासाइट का ड्रॉ बनाकर काजुयोकी को दिखाता है और कंफर्म करता है कि उसकी पत्नी का मर्डर एक पैरासाइट ही है। इधर स्कूल में यूको को सीमाडा के व्यवहार को देखकर उस पर थोड़ा शक होता है। वो उसकी जासूसी करने लगती है। तभी वो देखती है कि कहीं से एक बेसबॉल आकर उसके सर पर टकरा जाता है और उसके सर को पिचका देता है, जिसे वो ठीक भी कर लेता है। ये देखकर यूको काफी चौंक जाती है। इधर शेनिची मोरोनो के साथ अपने बिगड़े संबंधों को सुधारने की कोशिश कर रहा होता है। तभी मिगी बाहर निकलकर शेनिची को बताता है कि बाहर सिमाडा को मित्सुओ की गैंग ने लड़ाई करने के उद्देश्य से घेर रखा है। शेनिची दौड़कर उस तरफ चला जाता है और मित्सुओ की गैंग को सीमाडा से दूर रहने को कहता है। हमें दिखाया जाता है कि शेनिची के कई प्रयास के बावजूद भी मोरोनो शेनिची से दूर ही रहना चाहती है, क्योंकि उसे उसका ये बदला स्वरूप बिल्कुल पसंद नहीं है। उधर यूको अभी भी सीमाडा को फॉलो कर रही है और वो उसे रूप परिवर्तन करते हुए भी देख लेती है। वो अपने भाई हारुकी से पैरासाइट संबंधित जानकारी लेने लगती है और शो हो जाती है कि सीमाडा एक पैरासाइट ही है। स्कूल में युगो सीमाडा को एक कमरे में मिलने के लिए बुलाती है। युको ने अपने पास एक पेंट थिनर की बोतल भी रखी है। वो सीमाडा से उसका रियल आइडेंटिटी को पूछती है। अपना पर्दाफाश होने की वजह से सीमाडा अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और युको पर हमला करने की कोशिश करने लगता है। तभी युको उस पर पेंटिनो दे मारती है और कमरे की खिड़की से बाहर कूद जाती है। इधर केमिकल के रिएक्शन से सीमाडा को काफी तकलीफ होने लगती है और वो पागलों की तरह भागने लगता है और रास्ते में आए सभी लोगों को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। स्कूल से सारे बच्चे बाहर भागने लगते हैं। शेनिची मोरोनो को क्लास से बाहर निकालकर उसे सुरक्षित स्थान पर ले जाता है। उधर सीमाडा स्कूल की छत पर पहुंच गया है, जिसे देखते हुए शेनिची भी पास की एक बिल्डिंग की छत पर खड़ा हो जाता है और वो सीमाडा की चेस्ट को टारगेट बनाकर पत्थर से उस पर वार करता है और पत्थर सीधा सीमाडा के चेस्ट पर जा लगता है और वो मारा जाता है। इस घटना में 70 लोगों की मौत हो जाती है। उधर दूसरी जगह हाई लेवल गवर्नमेंट ऑफिशियल की मीटिंग चल रही होती है, जहां वो पैरासाइट के अस्तित्व को लोगों के सामने अभी फ्लैश नहीं करना चाहते। तभी एक साइंटिस्ट अपने रिपोर्ट में उन्हें बताता है कि किसी भी पैरासाइट को पहचानने के लिए हमें उसके बालों को खींचना चाहिए, क्योंकि एक पैरासाइट का अंग उससे अलग होने के बावजूद भी थोड़ी देर तक जिंदा रह सकता है। इसके बाद एक दूसरे के बालों को खींचना ग्रीटिंग करने का एक नया माध्यम बन जाता है। मोरोनो की जान बचाकर आखिरकार शेनिची उससे पैचअप करने में सफल हो जाता है। उधर एक जगह एक पैरासाइट जिसका नाम गोटू है, वो केवल बनियान पहनकर याकुजा ग्रुप के क्लब में पहुंच जाता है और वहां पर 22 हथियारबंद याकुजा के लोगों को मौत के घाट उतार देता है। वो ये बस इसलिए कर रहा है क्योंकि वो अपने एबिलिटी को टेस्ट करना चाहता था। इधर शेनिची और मोरोनो डेट पर आए हुए हैं, जहां वो एक माँ और बेटे को देखता है। उस बच्चे की माँ को देखकर शेनिची को अपनी माँ याद आती है और तभी उसकी चेस्ट पर फिर से दर्द होने लगता है। मोरोनो उससे पूछती है कि क्या हुआ। तभी शेनिची उसे अपने चेस्ट के हॉल के बारे में बताने ही वाला होता है कि चुप हो जाता है। शेनिची सोचता है कि उसे कभी कभी ऐसा लगता है कि वो धीरे धीरे मिगी के साथ मर्ज होता जा रहा है, लेकिन जब मोरोनो उसके साथ होती है तो उसके अंदर उसके प्रति काफी अच्छी फीलिंग आने लगती है। इससे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का शेनिची अभी मरा नहीं है। तभी हमें कॉन्की को दिखाया जाता है, जो शेनिची के प्रेजेंस को सेंस करके उसकी तरफ आने लगती है। वहाँ वो देखती है कि शेनिची मोरोनो को किस कर रहा होता है, जिसे देख वो काफी दुखी हो जाती है। अगले दिन मिगी हिरोकावा के मेयर कैंपेन में 8 पैरासाइट्स को डिटेक्ट करता है, जो कि वातावरण की सुरक्षा हेतु भाषण दे रहे थे। वे लोग एक दूसरे के पैरासाइट को भांप लेते हैं, पर मिगी उन पॉलिटिशियन पैरासाइट के उद्देश्य को भांप नहीं पाता। मिगी और शेनिची सोचते हैं कि आखिरकार पैरासाइट मेयर के इलेक्शन में क्यों लड़ रहे हैं। उन्हें लगता है कि शायद ये इसलिए ताकि वो पैरासाइट के लिए एक सेफ प्लेस का निर्माण कर सकें। तभी वहाँ शेनिची को कॉन्की मिलती है। शेनिची को लगता है कि कॉन्की का यहाँ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर उन पैरासाइट को कॉन्की के एबिलिटी के बारे में पता चल गया तो उसे नहीं छोड़ेंगे। वो उसे एक एबेंडन प्लेस पर ले जाता है। इस समय मिगी सो रहा होता है। इस मौके का फायदा उठाकर शेनिची कॉन्की को पैरासाइट के अस्तित्व के बारे में जानकारी देता है और उसका मिगी के साथ जुड़े होने की बात भी करता है, पर कॉन्की को ये सब एक मजाक लगता है। शेनिची उसे प्रूफ भी नहीं दिखा पाता, क्योंकि मिगी अभी सो रहा है, लेकिन वो वादा करता है कि एक दिन वो उसे मिगी से जरूर मिलाएगा। बाद में मिगी शेनिची को बताता है कि कोनाकी की एबिलिटी भी कुछ कुछ सिग्नल छोड़ती है। भले ही ये सिग्नल वीक है, पर एक पैरासाइट उसे डिटेक्ट कर सकता है। ये सुनकर शेनिची बहुत घबरा जाता है। वो मिगी से रिक्वेस्ट करता है कि कॉन्की को पैरासाइट का प्रूफ दिखाने के लिए वो उसके सामने आए, लेकिन मिगी इसे डिनाई कर देता है। उधर कोनाकी को फिर से शेनिची के प्रेजेंस का एहसास होता है और वो उसे ढूंढते हुए फिर से उस अबैंडन बिल्डिंग में जाने लगती है। वो
उसे ट्रैक करते हुए उस बिल्डिंग के अंदर पहुंचती है, पर वहां शिनिची न होकर कोई और पैरासाइट होता है। वो कोन्की पर हमला करने लगता है और जब तक कोन्की को ढूंढता हुआ वहां आता वो पैरासाइट कोन्की को मार डालता है। शिनिची ये देख काफी उत्तेजित हो जाता है और अपने एक ही वार से उस पैरासाइट के सीने को चीर देता है। कोन्की शिनिची के बाहों में ही मारी जाती है। कोन्की के मृत्यु से शिनिची काफी उदास तो है, पर उसके चेहरे पर ऐसी कोई भाव नहीं दिखाई देते हैं जिससे ऐसा लगता है कि उसके अंदर का मानवीय भाव अब उससे दूर होता जा रहा है। न्यूली इलेक्टेड मेयर हरोकावा अपने पैरासाइट मेंबर्स के साथ एक मीटिंग अटेंड कर रहा होता है। वहाँ रियोको भी होती है। वे सभी उस पैरासाइट के बारे में डिस्कस कर रहे होते हैं जिसने कोनाकी को मार डाला था और बाद में खुद भी मारा गया था। रियोको कहती है कि इसमें जरूर शिनिची का हाथ है। वो सभी को शनिची की असलियत बताती है। शनिची पर नजर रखने के लिए रियोको प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर को भी हायर करती है जिसका नाम शिरो है। वो कुछ लोगों को शिनिची से लड़ने के लिए भेजता है ताकि शिनिची अपने राइट हैंड का इस्तेमाल कर खुद को रिवील कर सके, लेकिन उसका ये अटेम्प्ट फेल हो जाता है। उधर मोरोनो अभी भी शनिची के व्यवहार में आए अचानक परिवर्तन की वजह से परेशान है। इधर शिरो लगातार शिनिची पर नजर रख रहा होता है। वो देखता है कि शिनिची उसी अबैंडन बिल्डिंग की तरफ जा रहा है जहां कोन्की की मृत्यु हुई थी। इसी दौरान शिरो को शिनिची के राइट हैंड में मिगी दिखाई दे जाता है। मिगी को इसका एहसास होते ही वो उसे मारने के लिए शिरो पर वार कर देता है, पर शिनिची उसे ऐसा करने से रोकता है और तब तक शिरो वहां से भाग जाता है, लेकिन उसका कैमरा उनके हाथ लग जाता है। घर आकर मिगी शिरो के कैमरे में शिनिची की कई सारी तस्वीरें और वीडियो देखता है। इससे उन्हें पता चल जाता है कि हीरो उनकी जासूसी कर रहा था। कुछ दिन बाद शिनिची को फिर से उसके घर के बाहर शिरो दिखता है जो कि अभी भी उसे फॉलो कर रहा था। शिनिची मोरोनो से मिलकर उसे अपनी असलियत बताने का सोचता है, पर वो उसे बता नहीं पाता। इससे उनके बीच और ज्यादा तनाव की स्थिति पैदा हो जाती है। इसके बाद शिनिची उड़ा से मिलता है और वो उसे शिरो का पता लगाने की रिक्वेस्ट करता है। इधर शिरो रियाको से शिनिची के राइट हैंड द्वारा उसे अटैक करने की बात करता है, पर रियाको ऐसा दिखाती है कि उसे उसकी बात पर विश्वास नहीं। वो उसे अब शिनिची की जासूसी बंद करने को कहती है। बाहर रास्ते में शिनिची और उडा को शिरो दिख जाता है और वो उसे पकड़कर एक खाली जगह पर ले जाते हैं जहां शिनिची उसे अपनी असलियत बताता है और पैरासाइट के अस्तित्व को भी शिरो को भी बताता है, पर शिरो इन पैरासाइट्स के खिलाफ है। शिनिची को इसे दुनिया के सामने रिवील करने को कहता है, पर मिगी को उसकी बातें अच्छी नहीं लगती। वो उसे धमकाते हुए कहता है कि तुम शायद जानते नहीं कि जिसने तुम्हें हायर किया है वो खुद ही एक पैरासाइट है। अगले दिन शनिची रियोको के साथ उसके यूनिवर्सिटी में मिलने जाता है जहां रियोको एनिमल की बिहेवियर और एवोल्यूशन के बारे में लेक्चर सुन रही होती है। शनिची से मिलकर वो पैरासाइट के एवोल्यूशन की बात करती है जिन्हें जिंदा रहने के लिए बाकी जीवों की तरह एक दूसरे पर निर्भर रहना पड़ता है, लेकिन शिनिची अपने पर्सनल रीजन की वजह से उन किलर पैरासाइट्स को माफ नहीं कर सकता। इसके बाद शिनिची एक ज्योतिषी से मिलता है जो उससे कहती है कि तुम्हारे दिल में जो घाव है उसे भरने के लिए तुम्हें उससे बात करनी होगी जिसने ये बनाया है। इस पर शिनिची हंसता है और कहता है कि इसके लिए काफी देर हो गई क्योंकि मैंने उसे मार डाला है। इधर शिरोको को एक इन्वेस्टिगेटर दोस्त से पता चलता है कि एक पैरासाइट सामने की एक अबैंडन बिल्डिंग की बेसमेंट में है। वो खुद वहां जाने से डरता है, इसलिए वो शिनिची से मदद मांगता है। शिनिची वहां जाता है। वे पाते हैं कि उस पैरासाइट ने वहां एक लड़की को मार डाला है। शिनिची उस पैरासाइट से लड़ता है और काफी इंटेंस लड़ाई के बाद शिनिची और मिगी उसे मारने में सफल हो जाते हैं। इधर शेरो उनकी लड़ाई को रिकॉर्ड कर रहा होता है, लेकिन बाद में वो शिनिची के सामने अपने रिकॉर्डर चिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए देता है और खुद को इन पैरासाइट की इन्वेस्टिगेशन से दूर रखने का निश्चय लेता है। शिनिची प्रतिज्ञा लेता है कि वो उन सभी किलर पैरासाइट्स को एक एक करके खत्म कर डालेगा। उधर शिनिची के बढ़ते साहस को देख हरोकावा परेशान हो जाता है और वो उसे उसके लिए एक थ्रेट की तरह लगने लगता है। वो अपने एक साथी गोटू को उसे खत्म करने का ऑर्डर देता है। इधर मिगी को महसूस होता है कि कोई 3 पैरासाइट शिनिची को मारने के मकसद से उसके पास आ रहे हैं, लेकिन तभी मिगी को नींद आने लगती है। अब क्योंकि मिगी उसके पास नहीं है, शिनिची उस पैरासाइट से जितनी दूर हो सके भागने की कोशिश करने लगता है और मिगी के जागने की प्रतीक्षा करने लगता है, लेकिन वो पैरासाइट किसी तरह शिनिची को ढूंढ ही लेता है और तब तक मिगी जाग चुका होता है। उनको पता चलता है कि उस आदमी के शरीर में 3 पैरासाइट का वास है जो खुद को मिकी बताता है। उनके बीच काफी लड़ाई होती है, पर मिकी शिनिची और मिगी के मुकाबले बहुत ताकतवर है, जिसकी वजह शिनिची जंगल की तरफ भाग जाता है। जंगल में वे किसी तरह अपने प्लानिंग के दम पर मिकी को हराने में सफल हो जाते हैं, लेकिन वो मरता नहीं। अब उसका दूसरा पैरासाइट मिकी के शरीर को लीड करने लगता है जिसका नाम है गोटू। वो बहुत ही ज्यादा ताकतवर और शक्तिशाली पैरासाइट हैं। उन्हें पता चलता है कि वास्तव में गोटू के शरीर में 3 नहीं बल्कि 5 पैरासाइट्स है। गोटू की असीम शक्ति का एहसास होने पर शिनिची और मिगी वहां से डरकर भागने लगते हैं, जहां वो टीवी में देखता है कि शीरो के ऑफिस में आग लग गई है और उसकी फैमिली को मार डाला गया है। इसे देखकर वो समझ जाता है कि ये उन पैरासाइट्स का ही काम है। वो अपने फादर को कॉल करता है और उन्हें भी घर छोड़कर भागने को कहता है क्योंकि उसे लगता है कि वो भी उनके टारगेट में हो सकते हैं।
इधर डिटेक्टिव हीरावा अपने परिवार के मौत के सदमे में पड़े हुए थे और वो शिरो से घटना के बारे में पूछताछ कर रहे होते हैं और पैरासाइट के बारे में भी, क्योंकि उन्हें भी पैरासाइट के अस्तित्व के बारे में पता है। इधर हिरोका की मीटिंग में रियाको कहती हैं कि उनके 3 पैरासाइट ने मिलकर शिरो के परिवार वालों को तो मार डाला, लेकिन उनकी मेन टारगेट शिरो को मारने में वे असफल रहे। उसकी बातों से उन्हें ऐसा लगता है कि वो ह्यूमन को उनसे ज्यादा शक्तिशाली मानती हैं। उन्हें उस पर शक होता है। इधर शिरो रियाको पर नजर रखने लगता है, लेकिन वो देखता है कि उसके ही पैरासाइट दोस्त रियाको को मारने के लिए उसे घेर लेते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि रियाको अब पैरासाइट के लिए एक खतरा है। लेकिन रियाको उन तीनों को आसानी से हरा देती है। वो अपने कुछ अंश उनके शरीर में डाल देती है, जिससे कि वो खुद में ही लड़ने लगते हैं और इसका फायदा उठाकर रियाको उन तीनों का काम तमाम कर देती है। जब रियाको अपने घर जाती है तो पाती है कि उसका बच्चा वहाँ नहीं होता। तभी उसे एक नोट के द्वारा पता चलता है कि शिरो ने उसके बच्चे को किडनैप कर लिया है और वो उससे पार्क में मिलने को कहता है। रियाको शिनीची को भी वहाँ बुला लेती है। जब रियाको उस जगह पहुँचती है तो देखती है कि शिरो उसके बच्चे के साथ वहाँ खड़ा है। शिरो उसके बच्चे को नीचे फेंकने की धमकी देता है। इस पर रियाको को काफी गुस्सा आता है और वो शिरो को मारकर अपने बच्चे को सही सलामत अपने पास ले आती है। तभी डिटेक्टिव हरावा वहाँ पहुँचते हैं। उन्हें पता चल जाता है कि इन सब के पीछे रियाको का हाथ है। इधर शिनीची भी वहाँ रियाको से मिलता है। रियाको उसे अपने रिसर्च के बारे में बताते हुए कहती है कि इंसान और पैरासाइट एक ही जैविक प्रणाली के 2 अंग है और पैरासाइट को जीने के लिए इंसानों की जरूरत है। तभी उनके पास हरावा और उसकी टीम पहुंचते हैं, जो कि रियाको शिरो के कत्ल के लिए गिरफ्तार करने आए हैं, पर वो उन्हें नजरअंदाज कर नीचे की तरफ जाने लगती है, जिसके एक्शन में हरावा और टीम उस पर गोलियां चलाने लगते हैं। रियाको का शरीर बुलेट से भर जाता है, पर वो रुकती नहीं। वो अपने बच्चे को शिनीची के हाथ में पकड़ा कर उसका ख्याल रखने को कहती है और वो वही मारी जाती है। रियाको को मारता देख शिनीची को अपने बाकी करीबी लोगों की याद आने लगती है, जो कि उसके आंखों के सामने ही मारे गए थे। वो अंदर से काफी दुखी हो जाता है और इतने दिनों में पहली बार उसकी आंखों से आंसू बहने लगती है। तभी वहाँ मोरोनो भी आ पहुँचती है। शिनीची की आंखों में आंसू देख मोरोनो को लगता है कि उसका शिनीची वापस आ गया है। इस घटना के बाद हरामा उससे पूछताछ करने के लिए उसे उनके दफ्तर ले आता है। वे ये पता लगाना चाहते हैं कि क्या शिनीची भी पैरासाइट तो नहीं है। इस काम के लिए हरामा उरागामी नाम के एक प्रिजनर को चुनता है, जो कि एक साइकोपैथ किलर है और वो इंसान और पैरासाइट के बीच भेद को जानता है। लेकिन शिनीची की आंखों में उसे इनह्यूमन के कोई लक्षण नहीं नजर आते हैं। इसके बाद पुलिस की एक मीटिंग होती है, जिसमें वो पैरासाइट को पूरी तरह से खत्म करने का ऑपरेशन शुरू करते हैं, जिसमें हरामा और एक नया टेक्निकल ऑफिसर यामाकासी इसे लीड करेंगे। हरामा सजेस्ट करता है कि वो इस काम के लिए उरागामी की मदद ले सकते हैं, पर यामागिसी इस मामले में थोड़ा सख्त हैं। वो इससे इनकार करते हुए कहता है कि हम पैरासाइट को इंसानों की तरह नहीं बल्कि कीड़ों की तरह मारेंगे। अगले दिन शनीची मोरोनो के साथ स्कूल जा रहा होता है कि तभी हरामा वहाँ आता है और वो पैरासाइट के ऑपरेशन में शनीची की मदद मांगता है। इसे सुनकर मोरोनो काफी निराश हो जाती है। मिगी शिनीची को पैरासाइट के विरुद्ध इस्तेमाल किए जाने वाले कुछ कामगार हथियारों को सजेस्ट करता है, जिसे शिनीची उन पुलिस ऑफिसर्स को बताता है। वो कहता है कि पैरासाइट के विरुद्ध फ्लेम थ्रोअर काफी उपयोगी सिद्ध हो सकता है, क्योंकि इससे होस्ट और पैरासाइट का कनेक्शन टूट जाता है। लेकिन यामाकासी सीने पर गोली मारकर पैरासाइट को खत्म करने के प्लान को ही आगे बढ़ाता है। यामाकासी की फोर्स एक टाउन हॉल को चारों ओर से घेर लेते हैं। उन्हें लगता है कि इस टाउन हॉल में बहुत अधिक मात्रा में पैरासाइट भरे पड़े हैं। इसके बाद वहां उसके सिपाही लोगों को अलग अलग ग्रुप में बांटकर उनकी जांच करने लगते हैं। लोगों को स्कैन करते हुए उन्हें वहां एक फीमेल होस्ट दिखती है, जिसके सीने में गोली मारकर वे उसकी हत्या कर देते हैं। हिरुका और बाकी पैरासाइट को पुलिस के इस ट्रैप का पता चल जाता है। कुछ पैरासाइट्स वहां से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें शूट आउट कर दिया जाता है। लेकिन फायरिंग के दौरान उनका पैरासाइट डिटेक्टर मशीन खराब हो जाता है। यामाकासी और उनकी टीम अपने अंदाजे से ही पैरासाइट को मारने लगते हैं, लेकिन इस दौरान कुछ इनोसेंट पीपल भी मारे जाते हैं, जिसकी वजह से ये कार्य वहीं पर रोक दिया जाता है, जिससे हिरुका और बाकी पैरासाइट को वहां से भागने का मौका मिल जाता है। और यामाकासी अपनी टीम को टुकड़ों में बांट देता है और बिल्डिंग में छिपे पैरासाइट्स को मारने का ऑर्डर देता है। वो अपने साथ ओरागामी को भी ले जाते हैं ताकि वो पैरासाइट की पहचान कर सके। कुछ पैरासाइट्स को मारने के बाद यामाकासी अपने लोगों को ऑर्डर देता है कि अपर फ्लो में जो भी कोई उन्हें मिले उन्हें मार दे। वो मानता है कि इस ऑपरेशन के दौरान कुछ लोग मारे भी जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसी बीच एक स्क्वाड को गोटू मिल जाता है। वे उस पर दनादन गोलियां बरसाने लगते हैं, पर गोटू इतना शक्तिशाली है कि उसे इन गोलियों का कुछ असर नहीं होता। वो उन्हीं की गोलियों से उन सभी का काम तमाम कर देता है और वहाँ से चला जाता है। एक दूसरा स्क्वाड ऑडिटोरियम में हिरोका को देखते हैं, जो कि उनकी प्रतीक्षा कर रहा था। हिरोका उन्हें कहता है कि इंसान इस धरती को पॉल्यूशन और ओवर पॉपुलेशन द्वारा इन्फेक्ट कर रहे हैं। ऐसे में नेचर ने पैरासाइट को इकोसिस्टम को बैलेंस करने के लिए यहाँ भेजा है,
जिसे इंसान कभी स्वीकार नहीं करेगा, क्योंकि असली पैरासाइट तो इंसान ही है। इसे सुनकर सारे स्क्वाड मेंबर उसे गोलियों से भून देते हैं, लेकिन वो ये देखकर चौंक जाते हैं कि हिरोका वास्तव में एक इंसान ही था, ना कि पैरासाइट। तभी गोटू ऑडिटोरियम में आता है और वहाँ के सभी स्क्वाड मेंबर को आसानी से मार डालता है। इसी समय उधर कम गार्ड्स होने का फायदा उठाकर ओरागामी भी अपने साथ के एक स्क्वाड मेंबर को मार डालता है और वहाँ से भाग जाता है। इधर यामकासी का स्क्वाड गोटू को ढूंढने में सफल हो जाता है, पर गोटू उन्हें भी आसानी से मार डालता है और आखिर में वो बिल्डिंग की छत पर यामकासी का भी काम खत्म कर डालता है। इसके बाद गोटू का सामना अचानक से शनिची से हो जाता है। उसके इन सब में शामिल होने की बात को जानकर गोटू शनिची को भी मारने के लिए तैयार होता है, पर थका होने के कारण गोटू फिलहाल के लिए उसे छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है। इस घटना के बाद तो शनिची इतना डर जाता है कि उसे अपने सपनों से लेकर वास्तविकता में भी हर इंसान की शक्ल गोटू जैसी दिखने लगती है। वो हर पल बहुत डरा सहमा सा रहने लगता है। जब वो मोरोनो से मिलता है तो खुद को बहुत असहाय महसूस करता है और उससे गले मिलकर वहाँ से भाग जाता है। शाम को मोरोनो शनिची को ढूंढते हुए उसके पास आती है। वो उसके इस तनाव को कम करने की कोशिश करती है और उसे अपने घर में बुलाती है। फिर वो एक दूसरे के साथ प्यार के कुछ सुनहरे पल बिताते हैं। कुछ दिनों बाद एक दिन मिगी शनिची को बताता है कि उसे ऐसा महसूस हो रहा है कि गोटू मर्डर इंटेंशन के साथ उनकी तरफ ही तेजी से बढ़ रहा है। शनिची और मिगी वहाँ से भागने लगते हैं और कम पॉपुलेशन वाले इलाके की तरफ जाने लगते हैं। वहाँ पहुंचकर वे गोटू की कार को क्रैश करवाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन इससे गोटू को कुछ नहीं होता। वे दोनों जंगल में घात लगाकर गोटू पर हमला करते हैं, पर वो उनके सभी हमलों से आसानी से बच जाता है और उन्हें काफी मुश्किल टक्कर देने लगता है। कोई उपाय न देखकर मिगी शनिची के शरीर से बाहर निकल जाता है और शनिची को भागने को कहकर वो गोटू को उलझाने लगता है। ना चाहते हुए भी शनिची मिगी को वहाँ छोड़कर भाग जाता है। इसके बाद शनिची पास ही के एक गांव में एक बूढ़ी औरत के घर ठहरता है जिसका नाम मित्सुओ है। वो उसे कुछ दिनों के लिए अपने घर में रहने की जगह देती है, साथ ही वो उसका काफी ख्याल भी रखती है। इसी बीच शनिची को पता चलता है कि मिगी के कुछ अंश अभी भी उसके शरीर में जिंदा है। तभी एक दिन पास ही के एक विलेजर से उन्हें पता चलता है कि जंगलों में किसी ने एक आदमी को टुकड़े टुकड़े करके उसे मार डाला है। शनिची को लगता है कि जरूर ये काम गोटू का ही है। वो मित्सुओ को गोटू के बारे में बताता है और लोगों को बचाने के लिए वो उसका सामना करने को तैयार होता है। मित्सुओ उसे अपनी जान को खतरे में न डालने की सलाह देती है, पर शनिची अब डर डर कर नहीं जीना चाहता। वो जाने लगता है। तभी मित्सुओ हथियार के रूप में एक लिवर देकर उसे विदा करती है। जंगल में शनिची को गोटू दिख जाता है जो कि सो रहा होता है। इसका फायदा उठाकर शनिची उस पर हमला करता है, लेकिन तभी गोटू जाग जाता है और उसे झटका देकर बहुत दूर फेंक देता है। गोटू की शक्ति के सामने शनिची कुछ भी नहीं है, पर फिर भी वो उस पर बार बार हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कचरे में पड़ी हुई मोटर की पाइप से हमला करते हुए वो गोटू को स्टेप करने में सफल हो जाता है। इससे गोटू काफी गुस्सा हो जाता है और उस पर जोरदार हमला करता है, लेकिन तभी गोटू की बॉडी से मिगी का पार्ट बाहर निकलकर शनिची में समाहित हो जाता है और उसके हमले से भी शनिची को बचा लेता है। लेकिन इधर गोटू के शरीर में कुछ हलचल होने लगती है। वास्तव में शनिची ने कचरे में पड़े जिस पाइप से उस पर हमला किया था वो टॉक्सिन से भरा हुआ था, जिससे इन्फेक्टेड होकर गोटू के शरीर के बाकी पैरासाइट एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसका फायदा उठाकर मिगी उस पर हमला कर देता है। इससे गोटू का पूरा शरीर ब्लास्ट हो जाता है और उसके टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं। गोटू के शरीर के टुकड़े एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश करते हैं। अब ये शनिची के हाथ में है कि वो उसे जिंदा छोड़ दे या मार डाले। वो गोटू को मारना तो नहीं चाहता, पर इंसानियत को बचाने के लिए वो उसे मार डालता है। इस घटना के बाद पूरे 1 साल बीत जाते हैं। इस दौरान मिस्ट्री मर्डर होना बंद हो गए हैं और पैरासाइट के दिखने की भी कोई जानकारी नहीं। इसी समय शनिची एक सपना देखता है जहां मिगी उससे विदा ले रहा है और एक लंबे हाइबरनेशन में जाने की बात करता है। और जब शनिची जागता है तो पाता है कि मिगी उसके हाथ में नहीं है। उसका हाथ पूरे तरीके से नॉर्मल है। मोरोनो से डेट करते हुए शनिची सोचता है कि ये कितना अजीब है कि इंसान दुनिया को तो प्यार करता है पर इस दुनिया के लोगों से नहीं, जबकि इन लोगों से ही ये दुनिया बनती है। वो पैरासाइट्स को भी गुनहगार नहीं मानता। वो तो बस खुद को फीड करने के लिए इंसानों को मारते हैं, जैसा कि इंसान भी दूसरे जीवों के साथ करता है। इसी बीच ओरागामी वहां आ जाता है और मोरोनो के गले पर छुरी तानते हुए उसे बिल्डिंग की छत तक ले आता है। शनिची भी उसके पीछे पीछे वहां चला आता है। ओरागामी शनिची को कहता है कि इंसान मॉन्स्टर से कम नहीं है, फिर भी अपनी भावनाओं को वो क्यों छुपाते हैं। वो मानता है कि पैरासाइट तो भोजन के लिए इंसानों को मारते हैं, पर इंसानों को ऐसा करने के लिए किसी वजह की जरूरत नहीं है। वो ये भी जानना चाहता है कि क्या शनिची भी एक पैरासाइट है, क्योंकि उसे उससे भी वैसे ही वाइब आती है जैसे उसे एक पैरासाइट को देखने पर आती है। पर शनिची इस पर उसे कुछ नहीं बताता। आवेश में आकर ओरागामी मोरोनो को छत से नीचे धकेल देता है। ये देखकर शनिची उसे बचाने के लिए दौड़कर मोरोनो के करीब जाता है और ओरागामी को एक पंच में धराशायी करके मोरोनो का हाथ पकड़ने की कोशिश करता है, पर उसका हाथ शायद उस तक नहीं पहुंच पाता। शनिची अपनी आंखें बंद कर लेता है और तभी मिगी उसे याद आने लगता है जो उसे कह रहा होता है कि अब तुम्हें मोरोनो को पकड़ना चाहिए। जब शनिची आंखें खोलता है तो पाता है कि उसने मोरोनो के
हाथ को पकड़ लिया था और इस तरह हमारा मुख्य पात्र अपने प्यार को बचाने में सफल हो जाता है और इस एनिमे का ये सीजन यहीं पर समाप्त हो जाता है। तो दोस्तों, आपको यह एनिमे कैसा लगा जरूर बताना कमेंट सेक्शन में। वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलना और अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करना, और आप मेरे साथ व्हाट्सएप चैनल के साथ भी जुड़ सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तब तक के लिए बाय।